चलिए सब कोई शांत रहिए। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग आप लोगों को। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। और अब इधर ध्यान देते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बी को पढ़ने वाले हैं। आप अगर भूगोल का बुक खोल के देखिएगा तो उसमें आपको क ख ग घ करके ऐसे आपको चैप्टर मिलेगा। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम था संसाधन एवं उपयोग। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार के होता है। फिर हम लोग देखे संसाधन के संरक्षण, बाकी के जो भी समस्याएं हैं उनके लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए, कब हुए, कहाँ हुए, ये सारी चीजें हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर के ही अगला भाग को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था बी लिख दिए है, वो ए लिखना चाहिए था, हम बी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत ना है। तो आपको दूसरा जो एक तरह से ये चैप्टर शुरू रहा है उसका नाम क्या है, जल संसाधन नाम है। और अभी हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, जल के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी उसी का लेंगे, उसी के इर्द गिर्द हम लोग घूमने वाले हैं। चलो इधर आ जाओ। चलो तो जल संसाधन में देखिए, अगर आप लोग चैप्टर खोलिएगा, बुक देखिएगा तो हम लोगों को ये बताया जाएगा कि जल जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहो कि संसाधन है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर तुम जल को देखो तो ये हमारे लिए लाभदायक भी है और ये हमारे लिए हानिकारक भी है। अगर सही मात्रा में जल मिला तो लाभदायक, अगर उससे ज्यादा हो गया तो हानिकारक, उससे कम भी हो गया तो हानिकारक। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, आप खेती किए हैं, जैसे मान लो धान का खेती तुम किए हो, तो जितना उसको पानी चाहिए उतना ही बारिश हुई है, बहुत बढ़िया बात है, आपका फसल अच्छा होगा, फायदेमंद है। लेकिन अगर बारिश उससे ज्यादा हो गई तो गया, बाढ़ आ जाएगी। और अगर बारिश कम हुई तो सुखाड़ आ जाएगी। और बाढ़ और सुखाड़ दोनों हमारे लिए हानिकारक है। तो इस तरह से देखो तो जल हमारे लिए लाभदायक भी है और जल हमारे लिए हानिकारक भी है। कोई दिक्कत इसमें? देखो, तो 2008 में हम लोग के बिहार के जो उत्तर वाला भाग है वहां पे आया था भयंकर बाढ़। बाढ़ क्यों आया? तो वहां पे जो कोसी नदी है उसका बांध टूट गया था। समझ गए? एक यहां से आप याद रखिएगा, इसे भी आप लोगों को पीछे से पढ़ाते आ रहे हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अब यही कोसी नदी पर एक बांध है, वही बांध टूट गया। अब बांध टूटा तो अब पानी अपने मर्जी से चलना शुरू कर दिया। एकाएक टूटा तो हम लोग उससे बचने का उपाय, क्योंकि एक कहो कि ये आकस्मिक था, अचानक से आया हुआ चीज था, तो ऐसे में हम लोग खुद को उतना संभाल नहीं पाए, उतना हम लोग इससे बचने के उपाय नहीं कर पाए। और इस टाइम पे हम लोगों को काफी जान माल की क्षति हुई थी। तो इस आधार पे कहा गया है कि जल एक तरफ तो तांडव मचाता है, यानी हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरी ओर ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। अगर आप लोगों को पानी ना मिले जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, और अगर पानी ज्यादा हो जाए तब भी जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो एक तरफ ये हमारे यहाँ तांडव मचाने का भी काम करता है और दूसरी तरफ ये हमारे जीवन को सरल भी बनाता है, आसान भी बनाता है। और अगर तुम प्राचीन काल में जाकर देखोगे तो जल के महत्व यहाँ से समझो कि जितना भी सभ्यता है सब के सब किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता, पहले सभ्यता मतलब समझती हो ना, 6-7 सब खत्म है। सभ्यता के मतलब होता है, देखो पुराने टाइम पर, आज से पहले एक ऐसा टाइम था जब लोग एकदम आज के जैसे रहते थे, यानी आज से भी बेहतर। शहर था, बाजार था,
बेहतर सड़कें थी, सब 2 मंजिला 3 मंजिला घर था, पूजा पाठ शादी विवाह हर चीज मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से होता था। तो उसी का नाम है हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता। वो आज तुमको मिल जाएगा पाकिस्तान के तरफ, पंजाब के तरफ, गुजरात में, फिर लगभग आधा से ज्यादा तो पाकिस्तान में ही है। तो उस टाइम पे जो लोग शहर में रहते थे, जो उतना विकसित थे, उसी क्षेत्र को एक नाम दिया गया है हड़प्पा सभ्यता। समझा? क्लियर हुआ जी? ऑनलाइन में कोई का दिक्कत है? अब कौन बताएगा दिक्कत है कि ना है? जिसको दिक्कत होगा कमेंट मारेगा, कल बताया जाएगा। पुराने जमाने में लोग विकसित हो चुके थे, शहर में रहते थे, बेहतरीन तरीके से रहते थे, एकदम सभ्य होके, और उसी को जब दोबारा खोजा गया, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ वो विलुप्त हो गया, तो दोबारा जब उसकी खोज हुई, कुछ अवशेष मिले, तो उस अवशेष के आधार पर ये पता लगा कि हम लोग से बेहतर जीवन तो पहले के लोग जी रहे थे, शहर में जी रहे थे, सभ्य तरीके से जी रहे थे, तब उसको नाम देना था। तो पहला बार जो शहर खोजा गया था, उस शहर का नाम था हड़प्पा, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर जो शहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए उसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो अगर तुम देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के किनारे है? पुराना में आता है मिस्र की सभ्यता, वो लगता है नील नदी के किनारे। एक है चीन की सभ्यता, हांगहो नदी के किनारे। अब वो प्राचीन वाले बात को छोड़ो, वर्तमान में आओ। तुम वर्तमान में देखो जितना भी बड़ा बड़ा शहर है, लगभग सब किसी न किसी नदी के किनारे है। हमने के पटना शहर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। हमने के आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। हमने के कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे है। विशाखापट्टनम समुद्र के किनारे है। ऐसे करके मुंबई आपको समुद्र के किनारे है। तो आप देखिएगा कि लगभग आज भी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे है या फिर वो समुद्र के किनारे है। अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर इन सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे ही क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य के जीवन में पानी का बहुत बड़ा भूमिका है। हम बिना खाना खाए 4 दिन 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के उतना दिन रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है कोई सरवाइव कर जाए, और कई सारे लोग हैं जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो पानी बहुत हमारे जीवन में उपयोगी है, इसलिए सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे हुआ। क्योंकि पहले टाइम पर तकनीक नहीं था, वो कुआं खोद करके पानी नहीं निकाल सकते थे, वो चापाकल से पानी नहीं निकाल सकते थे, और आज के जैसे हमने के मोटर से पानी नहीं निकाल सकते थे। तो बाकी चीजों की पूर्ति तो वो कर लेते थे, लेकिन पानी उनको नदी से ही लेना होता था। साथ ही ये लोग खेती करते थे, तो खेती करने के लिए भी इन लोगों को पानी चाहिए, तो वो नदी के पानी उपयोग करेंगे, उसी को नहर के माध्यम से खेतों तक पहुंचाएंगे। तो यही कारण है कि जितना भी सभ्यता है पुराना वाला, चाहे किसी भी देश का देख लो, सब कहाँ है? किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुआ था, क्योंकि यहाँ से जल की पूर्ति होती थी। आज भी देखो तो जल का उतना ही महत्व है। आज है औद्योगिक युग चल रहा है, हर जगह उद्योग है, फैक्ट्री है, ठीक, लेकिन फिर भी आज इस जल का महत्व है। आपको अपना फैक्ट्री चलाना है, बिजली चाहिए, और आज बिजली का उत्पादन जल से भी किया जाता है। समझ गए? यहाँ मान लो ये तुमको, ये नदी है तुमको, तो यहाँ पे एक बना दिया जाएगा डैम, बांध है, ठीक, बहुत ऊंचा, और नीचे लगा दिया जाएगा विद्युत उत्पादन करने वाला मोटर, और जब यहाँ से पानी को खोला जाएगा तो वहां पे गिरेगा, और गिरने के कारण वो नाचेगा ऐसे ऐसे, मोटर वाला पंखी, और नाचेगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा? बिजली। तो पुराने जमाने में भी ये हमारे लिए उपयोगी था नदी जल, आज भी हमारे लिए उपयोगी है। पीने के लिए तो चाहिए ही, जब बाकी के जो आवश्यकता है उसके लिए तो हमको चाहिए ही। इसके अलावे भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं, जैसे अगर आपको विद्युत की जरूरत है, जल से आप विद्युत उत्पन्न
कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो मशीन चलता है, मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग के घर में हीटर होगा तो आप देखेंगे जब हीटर चलता है तो उसके साथ एक छोटा सा लगाया जाता है ना जी, कुछ इसको कहते हैं, पंखी नहीं का रहा है, अब जो रहता है एक छोटा सा मोटर जैसा लगाया जाता है। उसका काम क्या होता है, वो नाद में अपना पानी भर दीजिए, वो पानी को पहुंचाता है कहाँ, हीटर तक, और फिर दूसरे साइड से निकल के वो उसी नाद में गिर रहा है। और समय के साथ देखो कि धीरे धीरे वो पानी का होता है, गर्म हो जाता है। तो वो पानी बार बार अंदर जाता है और जो मशीन गर्म हो रहा है उसको क्या करता है, ठंडा करता है। आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो जो भी ट्रैक्टर चलाता है ये देखा होगा, तो देखना उसमें पानी भरा जाता है, या कोई भी मशीन चलता है तो उसमें पानी भरा जाता है। आपके गांव घर में शादी विवाह हुआ होगा तो जनरेटर आया होगा, जनरेटर आया होगा ना जी। तो जनरेटर में देखना आगे पहले पानी भरा जाता है, उसमें क्यों भरा जाता है, ताकि वो गर्म ना हो। तो हम आज के टाइम पे देखो तो बाकी के जो मूलभूत आवश्यकता है, नहाना, खाना पीना, कपड़ा धोना, खेती करना, इसमें तो पानी का हम उपयोग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इससे विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। आज मशीनों का युग है तो उन मशीनों को ठंडा करने में भी हम इस पानी का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, पानी का उपयोग कहाँ कहाँ है। अब देखो, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है और कितना प्रतिशत भूमि है। तो पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% भूमि है। वही यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी पर देखिए तो 3/4 ऐसे 75 आता है, लेकिन आपको कितना है, 71% पानी है और बचा हुआ भाग ही आपको भूमि है। ये क्लियर बात है। अगर हमारा ये भूमि है तो इसको आप 4 भाग में इसे बांटिएगा ना, तो इस 4 भाग में ये 3 भाग क्या चीज से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, और 1 भाग में ही भूमि है अगर पूरे क्षेत्रफल के अनुसार देखे तो। लेकिन समस्या ये है कि 71% जो हमारा पानी है वो बेकार है, उपयोग लायक नहीं है। अब एकदम बेकार नहीं है, ये समझ ना कि खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। उपयोग है लेकिन डायरेक्ट उपयोग नहीं है, क्योंकि ये पानी खर्रा है, लवणीय है, इसमें नमक की मात्रा है। तो इस कारण से हम इसको सीधे उपयोग नहीं करते हैं। तो हम इसको उपयोग कैसे करेंगे, तो देखो इसका उपयोग होता है तुम लोगों को वर्षण के रूप में। ये जो हमारे यहाँ बारिश वर्षा होता है, ठीक, वो वर्षा होने में यही 71% पानी का योगदान है। ये जो यहाँ समुद्र में पानी भरा पड़ा है ना, यही वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है और फिर वही पानी बन के गिरता है। तो जब यहाँ वाष्पीकरण होता है तो इसमें नमक मिला हुआ है पानी में, तो वाष्पीकरण होता है तो नमक रह जाता है नीचे और शुद्ध पानी जाता है ऊपर, और वही हमारे यहाँ आके बरसता है। तो हमारी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। तो अगर ये पानी नहीं रहेगा, क्या वर्षा होगी? सोचो अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा। तो सीधे इसका उपयोग तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घूम के इसी का उपयोग होता है। जो बारिश के रूप में पानी आता है जिससे हमारा नदी, नहर या पृथ्वी के नीचे जो पानी भरा पड़ा है वो यहीं से आया है, प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण होके आया है। मैंने एक तरह से कहा कि फिल्टर होके आया है, समझ गई। तो 3/4 भाग पर पानी है, 71% पानी है, लेकिन इसमें सबका है लवणीय है, पीने वाला पानी बहुत ही कम है। मात्र इसका जितना भी पानी है ना उसका 1-2% ही पीने लायक है, बाकी सब के सब हम डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर सकते, समझ गए। स्वच्छ जल सतही, अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। अब देखो 71% ही पानी तो हमारा लवणीय है, तो सीधे तो हम उपयोग कर नहीं सकते हैं। तो हम उपयोग कहाँ से करते हैं, तो जो इस भूमि के अंदर, ये पृथ्वी के नीचे जो पानी है उसको हम सीधे उपयोग करते हैं, कुआं से, कल से, मोटर से उसको निकाल करके सीधे यूज करते हैं। नदी, तालाब, झरना के जो पानी है उसको हम लोग यूज करते हैं, अगर साफ हो तब, उसको गंदा न किए हो तब। तो हमको पीने के लिए जो स्वच्छ पानी चाहिए वो सतही अपवाह मतलब हो गया नदी, तालाब, झील,
या तो हम जमीन के नीचे से पानी को प्राप्त करते हैं। और जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आज आप यूज करिएगा, कल वो फिर आपको मिल जाएगा। इसका अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर आपके गांव में कुआं है, सही में है, मतलब ठीक है, ये ना कि भर गया है या पानी सूख गया, वो नहीं, यूज होने लायक, तो आप उसमें से पानी निकालते जाइए और उसमें पानी आते जाएगा। तो एक हम यूज करते जा रहे हैं और तुरंत हमको दूसरा प्राप्त हो रहा है। तो जब एक यूज करते हैं दूसरा प्राप्त होता है तो क्या कहते हैं उसको हम? नवीकरणीय, तुरंत हमको मिल गया। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है। और ये नया होता कैसे है? तो वही जलीय चक्र, वर्षा ये सब हो करके और वो पानी प्राप्त होता है। अब जलीय चक्र समझो होता क्या है? यहाँ से पानी निकला ना, आकाश में गया, बादल बना, फिर अलग अलग जगहों पे बारिश हुई, फिर वो बारिश के पानी पृथ्वी पर आएगा और उसका कुछ हिस्सा चला जाएगा जमीन के अंदर, कुछ चला जाएगा वाष्प बन के ऊपर, और कुछ पानी जो बचा वो नदी से होते हुए सागर में, महासागर में जाके फिर से मिल जाता है। समझ गई? तो ऐसे करके जाता है। तो देखो, जल क्या है जी? नवीकरणीय संसाधन है। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यहाँ से बनेगा कि जल कैसा संसाधन है, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। ये हम आप लोगों को बता दें कि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को, नहीं ना बोले, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक? इसको जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर आधा से ज्यादा, 3 हिस्सा पर का भरल है? पानी भरा पड़ा है। तो जब ऊपर से देखा जाता है स्पेस से, तो ये दिखने में नीला दिखाई देता है। अब तू कहेगा कि हमारा ही तो पानी रहता है, और तो कोई रंग नहीं है। आपके पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है दिखने में? नीला रंग का होता है। तो वो पानी नीला है। तो ऊपर से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो दिखने में कैसा लगता है? नीला रंग के। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह, और सबसे ज्यादा पानी, इसलिए इसको जलीय ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिव बनेगा, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत ज्यादा जल है, 71% जल है, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। समझ गए? अब देखो, हमनी के जल कहां कहां से प्राप्त होता है पूरे पृथ्वी पर? अगर आप जल लाइएगा, हम कहेंगे आप जाओ जल लेके आओ, तो आप यही 4 में से कहीं एक जगह से लेके आइएगा। पचमा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। या तो वो पानी जमीन के ऊपर वाला होगा, जिसे नदी, तालाब, झील से मिल जाए, आपको झरना से मिल जाए, या तो वो जमीन के अंदर वाला होगा, ठीक? या फिर वो वायुमंडलीय जल होगा। वायुमंडलीय जल समझते हैं? अभी यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हवा है, वायुमंडल है, इसमें भी पानी है, छोटे छोटे कण के रूप में। अभी 1 महीना और इंतजार करो, 2 महीना, जब आपको जून जुलाई का महीना आएगा, खास करके जून, तब वायुमंडल में पानी न के बराबर होता है। और उस टाइम का जो हवा है वो इतना गर्म होता है कि लगता है कि नाक फाड़ देगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। एकदम पानी समझो कि सूख गया है ये नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। तो एकदम गर्म रहता है, नाक में जैसी सांस लेते हैं, हवा जाता है तो लगता है कि पूरा नाक फट जाएगा। और उस टाइम पे देखना, गर्मी के दिन में बहुत सारे बच्चों का यहाँ से खून निकलने लगता है, ठीक? हमने गांव में कही कि बना से फट गए, तो वो उस कारण से होता है। तो कहने का मतलब यह है कि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में पानी नहीं होता है, लेकिन अभी है, ठंडा के दिनों में रहता है, बरसात के दिनों में पानी रहता है, लेकिन वो साफ आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे कण के रूप में होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय जल। जो हमारे वायुमंडल में पानी के छोटे छोटे कण हैं, उसको हम कहते हैं वायुमंडलीय जल। तो वहां से आप ला सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा कहां से आपको मिलेगा? पानी का भंडार कहाँ है? महासागर में। ये 4 जगह छोड़ के और कोई स्थान नहीं है जहां से आप पानी लाइएगा। भूपृष्ठीय जल मतलब ना समझी, जमीन के ऊपर, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, ये सब कहाँ है? भूमि के ऊपरी सतह पर है, पृष्ठ पर है, तो वहीं से लेकर आएगी। और नहीं तो तुम जमीन के अंदर से लाएगी, तो वो हो गया भूमिगत जल। वायुमंडल वाला लाई है
तो मंडलीय जल, नहीं तो फिर महासागर से। यही 4 जगह से हमको जल की प्राप्ति होती है, समझ गए। अब देखो सबसे ज्यादा पानी कहाँ है, महासागर में है। सब पानी कौन स्टोर करके रखे हुए हैं, महासागर। और इसीलिए महासागर को क्या कहते हैं, जलधि। तो सवाल पूछेगा जलधि की संज्ञा किसे दी गई है, नीला ग्रह किसे कहा गया है। जल कैसा संसाधन है। ऑनलाइन वाले में कोई दिक्कत है जी, कमेंट करते जाओ। सोच रही है कि यार सर जी पगलाइल है, क्या बोल रहे हैं। अरे जैसे कुछ बच्चों का कंप्लेन है ना, अब 2-4 गो तो देखे वाला है, कौन कहे कि हमारा 2-400 और 2-4 लाख देखने वाला है। तो उसका कहना है कि सर जी ये आप पढ़ाते तो हैं, अच्छा लगता है, लेकिन एक गड़बड़ है, आप एक बार तकवे न करते हैं, हमने से पूछवे न करते हैं, और इससे गड़बड़ी हो जाता है कि आपसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लगता है कि हम बिराना बेगाना जैसा ही बाहर बैठा देला है। तो आप कहे कि भाई हमारा तो दिक्कत इसलिए हुआ कि हम देखते हैं कि अब कोई वीडियो देखता उगता है ये ना है, लाइव हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तब किसको मैं इसी बोले कि समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अब कंप्लेन है तो हम काम करते हैं, तो हम पूछते रह रहे हैं बीच बीच में कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा तो कल आप लोगों को मिल जाएगा, क्लास शुरू करने से पहले, ठीक। चलिए, तो महासागर को हम और किस नाम से जानते हैं, जलधि के नाम से जानते हैं। हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कौन सा जल उपयोग करते हैं इन चारों में से, तो एक करते हैं हम भूपृष्ठीय जल और एक हम करते हैं भूमिगत जल, इन्हीं दोनों का उपयोग है। जैसे या तो आप जैसे हमको सिंचाई वगैरह करना है तो नदी तालाब झील के पानी यूज करेगा, ठीक, या पीने खाने कपड़ा धो कर लेते हैं, तो या पानी हम लोग जमीन के ऊपर वाला लेते हैं ना, तो फिर जमीन के अंदर से निकालते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे उपयोगी कौन है, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। जमीन के ऊपर वाला नदी तालाब झील वाला झरना वाला जल, या तो फिर जमीन के नीचे जो हम नलकूप और कुआं वगैरह से निकालते हैं वो वाला जल, समझ गए। अब आइए भूपृष्ठीय जल के बारे में। देखो बुआ, भूपृष्ठीय का मतलब है जमीन के ऊपर। अब ये जमीन के ऊपर पानी आता कहां से है, तो कोई भी बता सकता है जमीन के ऊपर पानी कहां से आएगा हो, बारिश होगी वही पानी इकट्ठा होता है नदी तालाब झील में, वहीं से बाद में हम उसको यूज करते हैं। तो हमनी के जो भूपृष्ठीय जल है उसका मुख्य स्रोत का है वर्षा। वर्षा होगी तो वहां पे पानी मिलेगा। और ये हम तुमको बता दिए कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी कुछ चला जाता है वाष्प बन के ऊपर, कुछ जाता है रिस रिस के जमीन के नीचे, और बाकी बचा हुआ पानी नदी में, नदी से उससे बड़ी नदी में, उससे और बड़ी है तो उसमें, फिर वो चला जाएगा अंततः महासागर में उसको जाना है, समझ गया। तो क्या होता है, वर्षा के पानी समझ गई पृथ्वी पर आएगी, मतलब यहाँ बारिश हुई तो कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा नीचे, अब बचा हुआ समुद्र में, नहीं तो बीच में हम लोग उसका अपना खेती वगैरह इस यूज कर लिए तो वो अलग बात है, नहीं तो अंततः वो कहाँ चला जाएगा, समुद्र में। या तो ऊपर जाएगा वो तो नीचे जाएगा, ना तो वो समुद्र में चला जाएगा, समझ गए। 3 ऑप्शन है। जैसे आपके नदी में पानी है वो कहीं नहीं गया तो एक समय के बाद सूख कहाँ जाता है, तो या तो वो वाष्प बन के ऊपर चला गया या तो वो नीचे चला गया, नहीं तो दोनों जगह जा रहा था, वो रिस के नीचे भी जा रहा था और ऊपर भी, या धीरे 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 वो क्या हो गया, खत्म हो गया, समझ गए। अब आप कटोरी में पानी डाल देते हैं और धूपा में रख दीजिए, अब कटोरी में से पानी तो कहीं नहीं जाता है तो गायब कहाँ हो जाता है, तो पानी का वाष्पीकरण हो गया, वो भाप बन के उड़ गया, कटोरी आपका सूख गया। हमनी के कपड़ा सुखाते हैं तो क्या होता है, वाष्पीकरण होकर पानी निकल जाता है, कपड़ा रह जाता है, समझ गए। तो यहाँ बताया गया है कि जो वर्षा होता है ना उसका लगभग 20% पानी का होता है भाप बन के वायुमंडल में चला जाएगा, और कुछ हिस्सा जमीन के अंदर, और ज्यादातर जो पानी है वो नदी नाल झील तालाब इस सब में स्टोर हो जाएगा, या तो फिर वो चलते 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 जाके कहाँ मिल जाएगा, सागर और महासागर में जाके मिल जाता है, समझ गए। अब हमने के जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है, जमीन के अंदर का नहीं, जमीन के ऊपर से जो नदी तालाब में स्टोर हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं,
भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहते हैं। तो पीछे में भी आप लोगों को बता ही दिए, जमीन के ऊपर वाला को धरातलीय जल या भूपृष्ठीय जल, जमीन के अंदर वाला को भूमिगत जल। कोई दिक्कत मियां? जमीन के ऊपर जो पानी मिलता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, भूपृष्ठीय कहो या धरातल कहो, जमीन के अंदर मिला तो नीचे, तो उसको भूमिगत। अब आइए ये भूमिगत, तो भूमिगत जल का भी स्रोत क्या है? वही बारिश। बारिश होगी तभी जमीन के अंदर पानी स्टोर होगा। अब देखते हैं, जैसे अभी गर्मी के दिन आ रही है तो कितने लोगों का कल सूखेगा, ठीक। और जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है कल में पानी आने लगता है, तो आपका टंकी सूख गया था नीचे वाला, बारिश आई, पानी रिस रिस के जाके नीचे जमा हुई, और जैसे ही वो पानी जमा हुआ आपका कल फिर से चलने लगा। तो भूमिगत जल भी कहां से आता है? वर्षा से आता है, और वो रिस रिस के जा करके नीचे जमा होता है। तो जो नीचे जो पानी है उसी को हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं, ठीक। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, क्योंकि यहाँ से भी रिस के नीचे जाता है। तो इस सब के बारे में हम तुमको बता दिए हैं। इसको हम भौम जल के नाम से भी जानते हैं। जमीन के अंदर जो पानी है उसे हम भूमिगत जल या भौम जल के नाम से जानते हैं। ये पानी रिस रिस के जमीन के नीचे जाके जमा हो जाता है जब वर्षा होती है उसके बाद। तो अगर कोई पूछे कि भूमिगत जल का स्रोत क्या है, कहां से आता है जमीन के नीचे पानी, तो उसका स्रोत है वर्षा। धरातलीय जल का स्रोत क्या है? जमीन के ऊपर जो पानी है वो है वर्षा। अब देखो, जल जो है प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय है, और प्रकृति किसी भी चीज को हर जगह एक समान नहीं रखता है। उसी प्रकार जल भी तुमको हर जगह एक जैसा नहीं मिलेगा, कहीं भर भर के मिलेगा, कहीं एकदम नहीं मिलेगा, कहीं मीडियम में मिलेगा। आप सऊदी अरब, ईरान, इराक की तरफ चल जाइए तो वहां पानी न के बराबर मिलेगा, वहां खोदला पर आपको तेल निकलेगा, और हमारे यहाँ खोदिए तो पानी निकलेगा। आप अगर विश्व में अगर ग्लोब देखें, पृथ्वी का मैप है, ग्लोब वाला जो गोला है उसको देखिएगा, तो उसमें आप देखिएगा ना कि अगर ये पृथ्वी है ना, तो ऊपर वाला में भूमि ज्यादा होगा और नीचे वाला में पानी ज्यादा रहता है, ठीक। अगर ये हमारा पृथ्वी है तो भूमि ज्यादातर कहाँ है? ऊपर। ऐसा नहीं कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी भूमि है, लेकिन यहाँ भूमि की मात्रा बहुत कम है, पानी ज्यादा है। ऊपर ऊपर क्या है? भूमि ज्यादा है और पानी कम है दोनों जगह, लेकिन नीचे पानी ज्यादा है, और इस कारण से इसको अलग अलग नाम भी दिया गया है। देखो, दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध, ठीक। ये हुआ हमारा दक्षिण और ये हुआ हमारा उत्तर। तो नीचे पानी ज्यादा है, तो बीच से इसको बात, देखो ये गोला है ना, तो गोला को आधा कर दिए तो क्या बन गया? गोला के आधा गोलार्ध है। तो एगो ऊपरे है एगो नीचे है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध है, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिण में पानी ज्यादा है तो दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, और उत्तर वाला में भूमि ज्यादा है तो इसलिए इसको हम स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। ये सवाल लगता है एक बार पूछा है, हमको ध्यान में नहीं है लेकिन याद आ रहा है कि पूछा है, ठीक ना। सवाल तुमको पूछ देगा कि दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, या दे देगा कि किस गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी के, दक्षिणी के, दोनों के, कोई के नहीं। समझ गए? तो आपको मैप से याद रखना है, ऐसे ही रटोगे भुला जाओगे। नीचे पानी ज्यादा है जलीय गोलार्ध, ऊपर भूमि ज्यादा है तो स्थलीय गोलार्ध, ऐसे इसको बांटा गया है। उसके बाद हम आपको बता ही दिए हैं कि आपको जो महासागर वाला जल है उसमें लवणीय है, वो लवण है, यानी उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, वो खर्रा है। लेकिन जो हमारे पृथ्वी पर पानी आता है उसमें ये चीज नहीं होता है। जो बारिश की पानी होती है वो एक तरह से कहो कि पूरे तरह से रिफाइन होके आता है, तुमको वाष्पीकृत होकर उठता है, तो जो नमक है वो नीचे रह जाता है और शुद्ध पानी हम लोगों को मिलता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, इस जल में हम लोगों के उपयोग का तो काम हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जैव विविधता भी पाया जाता है। जैव विविधता मतलब समझते हैं?
इस जल में अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। यहीं पे एक से एक तुमको मछली मिल जाएगा, छोटे मोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े जलीय जीव आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको खनिज भी मिल जाएगा। इसी समुद्र के अंदर से तेल भी निकलता है, वह पानी के नीचे से। उसी समुद्र में नीचे जाइएगा तो आपको वनस्पति भी मिल जाएगा, जलीय पेड़ पौधा भी वहां पे होता है। तो इन सब का क्या है, जीवन इसी जल के अंदर चलता है, इसी जल से चलता है। तो यहाँ से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बताया गया है कि पूरे विश्व में जितनी आबादी है उसका 16% कहाँ रहता है, भारत में। यानी मान लो कि इस पूरे पृथ्वी पर 100 जन रह रहे हैं, तो इस 100 जन में से भारत में कितना है, 16 जन। अकेले ही हमने इतना है। और हम लोगों के लिए पीने के लिए पानी कितना है, 4%। जितना पानी है उसका 4%। मान लो कि पानी भी तुम्हारा 100 लीटर है, तो 100 लीटर पानी में आपको कितना मिलेगा, 4 लीटर मिलेगा। अब इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, प्राकृतिक संसाधन है, आपके पास इतना ही है। मनुष्य ने तो बांटा नहीं है कि उससे लड़िएगा, प्रकृति ने बांटा है, तो आप लड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता के विषय है कि जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है और पानी हमारे पास कम है, तो करना क्या है, क्या करना है, कैसे 20-22 दिन पे एक बार नहा के है? जितना आपका उपयोग, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही आप उपयोग करिए, फालतू में उसको बर्बाद ना करिए। अब देखो इधर वाला में तुमको कुछ इंपॉर्टेंट है, बस ये बता दिया कि पहले हमारे पास कितना घन मीटर पानी था, अब धीरे धीरे घट घट के वो कितना पानी हो गया है। और ये एग्जाम वगैरह में इसे पूछना नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो में कोई दिक्कत ना है। अब देखिए यहाँ पे जल संसाधन का उपयोग पूछ देगा कि पानी का उपयोग लिखिए, जल का उपयोग लिखिए, 2 उपयोग लिखिए, 4 उपयोग लिखिए। तो ये बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हम लोगों को पानी की जरूरत पड़ती ही है। देखो कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, पहले ही बता दिया गया है कि पानी के उपयोग की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो लंबी है, उसकी पूर्ति हम नहीं कर, मतलब सब हम लिख नहीं सकते हैं। हमको पीने के लिए पानी चाहिए, घर के जितना काम है उसमें पानी चाहिए, खेती करने के लिए हमको पानी चाहिए, फैक्ट्री लगाए हैं उसके लिए पानी चाहिए, उसके बाद मल मूत्र का विसर्जन करना है वो पानी चाहिए, गाय भैंस धोना है हमारा पानी चाहिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए पानी चाहिए। हाँ तो घरेलू कार्य में तो कपड़ा धोना आइए गया, तो कपड़ा कहाँ धोबे हैं तो कपड़ा अच्छा हो, हाँ अतिरिक्त व्यक्ति, अच्छा ना, जैसे इनका कहना है ना कि घरेलू मतलब वो काम जो सब लगी होता है, जैसे खाना पका तो सब लगी पका, ये घरेलू काम है। लेकिन कपड़ा तो अपन अपन आदमी का धुलाता है, तो व्यक्तिगत हो गया। अरे काम कहाँ है, घरेलू काम का मतलब होता है ना जो घर के अंदर हो रहा है, जो घर में हो रहा है वो क्या हो गया, घरेलू काम। अब तुम अपना व्यक्तिगत करो या पूरे खानदान के लिए करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो है क्या चीज, घरेलू कार्य है। समझ, अब हम उसको बता दिया, बढ़िया से समझ गए, समझ गए। इसके अलावा देखो और कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, हमको विद्युत उत्पादन करना है, जल का उपयोग करते हैं। हमको परमाणु बम वगैरह जो भी बनाते हैं उसको ठंडा रखने के लिए पानी की आवश्यकता है। हमको मछली पालन करना है, पानी चाहिए। हमको कुछ जैसे अब जल कृषि में आता है, जैसे सिंघाड़ा खैला है तू लोग, वो सिंघाड़ा ना चोखा डालल, पानी वाला सिंघाड़ा, असल में वही सिंघाड़ा होता है, ये तो समोसा है, हमने सिंघाड़ा बोलते हैं। वो क्या है, एक जलीय कृषि है, पानी में ही होता है। ठीक, फिर लगता है जहां तक हमको ध्यान में है, मखाना की जो खेती होता है वो भी पानी में होता है। तो उस तरह के कई सारे ऐसे खेती हो जो कहाँ होते हैं, पानी में। तो अगर आपको जल कृषि करना है, पानी नहीं रहेगा तो कहां से जल कृषि करेगा, तो वहां पे भी जल की जरूरत है। वानिकी, वानिकी मतलब समझती हो, जब
कोई मतलब यहाँ पे इलाका है और यहाँ पे अपने से पेड़ पौधा ही सब उगते चला गया एक बड़े भाग में, तो उसको हम कहते हैं वन। और जब वही काम मनुष्य करता है तो उसको हम कहते हैं वानिकी। यानी हम लोग अगर वन लगाए ना, कि पेड़ लगाते हैं और इस इलाका को वन बनाते हैं, तो मनुष्य द्वारा लगाए गए वन को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। अब बताओ, तोरा वानिकी लगाना है यानी पेड़ लगाना है, पानी ना रहेगा पेड़ लगा लेगा? तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? जल चाहिए। कई सारे जलीय खेल होते हैं। अब जैसे तैराकी है, क्या चीज है? जलीय खेल है। अब तैराकी का कंपटीशन क्या बिना पानी के हो सकता है? तो इस तरह के कई सारे खेल है जिसके लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब इनमें से आपको दो चार जो भी पूछे कोई भी आप लिख सकते हैं। एडवांस, ये सब हो गया एडवांस लेवल के, ये सब हो गया तुमको बेसिक लेवल के। समझ गई? अब तुमको जो इच्छा है लिखो। वहां ये ना पूछा है कि एडवांस हाँ पालेगा। आगे देखो अब हमनी के जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमनी के पानी भी चाहिए। खेती कर रहे हैं तो हमनी के सिंचाई लगी पानी चाहिए। उद्योग कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों को पानी चाहिए। हर जगह पानी हमको चाहिए, और पानी हमारे पास सीमित है, एक सीमित संसाधन है, उसको हम बढ़ा घटा नहीं, घटा तो दे रहे हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। अब बताया गया यहाँ पे कि 1951 में हमारे पास इतना पानी था घन मीटर में। अब जैसे मान लो, अब पानी को किसी बर्तन में रखते हैं तो घन के रूप में होता है। अब मैथ में आप घन घन आप पढ़िएगा तो वहां की चीजें आप अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना समझिए कि मान लीजिए कि 1951 में हमारे पास 5177 लीटर पानी था, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, हमको भाव समझना है, घन मीटर सब बाद में समझियो। तो हमारे पास कितना है? 5177 लीटर पानी था। कब? 1951 में। और 2001 में घट के कितना हो गया? 1829 लीटर। देखो कितना कम कर दिए, कितने साल के अंदर में? 50 साल के अंदर में आधा से भी कम कर दिए इसकी मात्रा को हम लोग। ठीक, और उसके बाद जब यहाँ बताया गया है कि 2025 तक संभावना है कि ये पानी कहां पहुंच जाएगा? 1342, और हम लोग 2026 में हैं। तो जाहिर सी बात है, अनुमान के अनुसार इस सब में हमने पीछे ना रहते हैं, इसको इससे भी ज्यादा कम कर दिए होंगे, 1000 पर पहुंचाई दिए होंगे। तो दिन प्रतिदिन पानी की किल्लत भी आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले हमारे गांव में चापाकल नहीं सूखता था, नदियां नहीं सूखती थी। आज नदी में पानी भी नहीं आता है, चापाकल सूख जाता है, दूसरा ही पानी भरे जाए पड़ा है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वो चीज तो हम लोगों को देख रहा है। ठीक, तो एक संकट है, और अनुमान लगाया गया है कि अगर ऐसे ही ये चलते रहेगा तो भविष्य में हम लोगों को पानी भी, जैसे तेल विदेश से मंगवाते हैं ना, एक समय ऐसा आएगा ना कि पानियों हम लोगों को विदेश से मंगवाना पड़ जाएगा। अब तेल तो पूर्ति हो जा रहा है क्योंकि उसका सीमित उपयोग है, लेकिन पानी की पूर्ति कैसे होगा? पानी का उपयोग सीमित नहीं है। तब फिर जो छपक छपक भर दिन में 4 बार नहीं है ना, फिर 4 दिन में 1 बार नहीं है बा। समझ गई? तो कोशिश करना है कि इसको बचा के रखें। अपन जिंदगी पार कर ली, अपन जिंदगी में ही देखे ना पड़े बेटा पता अपन सोची था सब हम ठिका ले ले ना। सतत विकास करना है, ठीक ना? हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ बात है जो आप लोग याद रखिएगा, कुछ कुछ सवाल इसमें से पूछता है। देखो बताया गया है कि विश्व में कुल जल आयतन का इतना भाग, अगर ऐसे समझो कि अगर पूरे पृथ्वी पर 100 लीटर पानी है तो 96.5 लीटर पानी अकेले कौन रखता है? महासागर रखता है। और इस 100 लीटर पानी में पीने लायक पानी कितना है? मात्र 2.5 लीटर। अगर 100 लीटर पानी है तो पीने लायक 2.5 लीटर ही पानी हमारे पास है। समझ गए? और इसमें से भी ज्यादातर पानी कहाँ है? अंटार्कटिका महादेश में है। ये 2.5 लीटर का 75% अंटार्कटिका महादेश में है, ग्रीनलैंड में है, और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के चादर के रूप में वो हाँ वहां पसरा हुआ है अपना बर्फ बन के, तो उन जगहों पे मिल जाएगा। समझ गए? और जो भूमि से हम लोग निकालते हैं
वो इस 2.5 लीटर का 25% है। यानी आप समझिए कि अगर 2.5 लीटर को देखो तो तुमको हो गया 2500 मिलीलीटर। इसका अगर आपको 25% निकालना है तो आप निकाल लीजिए 500, यानी आधा लीटर से कुछ ज्यादा है। समझ गई? पूरा कहानी क्लियर हो रहा है? कहानी को समझो। पूरे पृथ्वी पर अगर 100 लीटर पानी है तो 96.5 लीटर अकेले कौन रख लिया? सब महासागर मिलके। और इन जितने भी पानी है 100 लीटर, उसमें से हमारे पास पीने के लिए पानी कितना है? 2.5 लीटर है। और 2.5 लीटर में 500 600 मिलीलीटर, यानी आधा लीटर ही पानी है जमीन के अंदर, जिसको हम लोग पर डे यूज करते हैं। अगर 100 लीटर के आंकड़ा लेके चले तब, ठीक ना? तो अब हिसाब से सोच लो कि हमारे पास कितना कम पानी है। हर जगह पानी उपलब्ध है, लेकिन हमारे उपयोग के लिए कितना कम पानी है। 100 लीटर में से मात्र आप आधा लीटर पानी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी हमारी परिस्थिति है। हाँ हाँ, उठाते उठाते रहवे में खत्म हो जाएगा। अभी कह रहा है ग्लेशियर को हम ले आएंगे, वही बर्फ के चादर को। अच्छा, लाने के लिए आपको उसको ऐसा रखना होगा ना कि यहीं पे आके पिघले। आप लेके वहां से चले, और जैसे ही गर्मी में प्रवेश करिएगा, अगर उसकी व्यवस्था नहीं किए, खत्म हो जाएगा। और आपको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बारिश वगैरह नहीं होगा, पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ जाना है और ऐसे ही सबको पिघल जाना है। और ये जो अब सोचो ना, मार्च अप्रैल में बारिश, मार्च में इसे बारिश होता है जी, ठंडा लग रहा है, सुबह सुबह ठंडा लग रहा है, दोपहर में गर्मी लग रहा है। अब बताओ, सुबह लगता है कि तनी स्वेटर पहन के चलती है, गाड़ी पर ठंडा लग रहा है, फिर सोचते हैं कहत के देखा ना गर्मियों में पहन ले स्वेटर, लाजे लिहाजे आए पर से ठंडा में कांप कांप के। ऊपर से मम्मी के कहा तो अलगे है कि ठंडा तो रहते चढ़ते मारा है, बीच में ना मारे, कहे कि हमने तैयार रहे पूरा, अभी हल्का में ले लेते हैं तो हल्का मचा देता है। तो अब उसका बहुत सारा जो तुम कह रहे हो करना, हाँ कर सकते हो, लेकिन करना इतना संभव नहीं है। अब भविष्य में जब आवश्यकता पड़ेगी तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो शायद हम उस तरह के कुछ उपाय करें कि ग्लेशियर को भी हम पानी के रूप में उपयोग कर ले। एक काम किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल के लिए, गैस के लिए पाइपलाइन बिछाया हुआ है ना, ग्लेशियर से पूरे भारत में क्या कर दिया जाएगा? पाइपलाइन बिछा दिया जाएगा, और वहां पे पानी को पिघला करके पाइपलाइन से पहुंचाया जाएगा। उसके बाद हमने ड्राम ले लेके लाइन में लगा रहिया। मुंबई में होता है, चेन्नई में होता है, पानी नहीं है, लाइन लगते हैं लोग, ठीक। अरे गैस बिना तो हमने हैंडलो कर लेंगे। मेन दिक्कत देखो, जब भी आपदा आती है ना, तो सबसे ज्यादा जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो है शहर। गांव वाला तो सीमित में रहने वाला हुआ एडजस्ट कर लेता है। हमने कहा हुआ गोबर ठोक के गोईठा बना दे बुआ, कुछ ना हुआ तो जब हुआ पेड़ में से लकड़ी उकड़ी काट के लिए बुआ बनाई ले बुआ। अब में जो महिलाएं लोग हैं थोड़ा शौकीन हो गई है, अब वो कहती है कि हमको चूल्हा पाओगे नहीं लग रहा है महंगा पड़ जाए ना मैया, वो सब बात न बतावल जाए, पागल है, ठीक। तो हम लोग उपाय कर लेते हैं, तो पाइपलाइन से कर लेंगे, उपाय हो जाएगा, लाइन में लगा रही हो, ग्लेशियर का पानी यूज करियो, बाकी अभी बर्बाद करेंगे हाँ, अरे तो पानिया हर जगह स्टोर होता है। पानी का कोई निश्चित रूप है कि यही स्टोर होता है। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे इसे पत्थर से बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक ना। अब ऐसे ऐसे तो देखो बीच में खाली जगह रह गया, टंकी बन जाता है। कभी घर में चापाकल बोरिंग हुआ है तो तुम ध्यान से देखना, उसमें मिट्टी के परत को भी तुम समझ जाओगे, उसको भी समझोगे। आपको पानी मिलने से पहले पत्थर मिलता है, और उस पत्थर के नीचे आपको पानी मिलेगा। और देखना, यहाँ पे चापाकल किया है तो साफ पानी मिलेगा, उसी के बगल में करेगा तो तुमको खरा पानी मिल सकता है, क्योंकि निश्चित नहीं है कहाँ पे कैसा पानी निकलेगा। समझ गए कहीं भी हो सकता है। तो पूरे पृथ्वी पर अब बारिश, अब देखो सऊदी अरब उस तरफ पे बारिशें बहुत कम होती है, तो ना बारिश हो रही है ना वहां पे पानी है। हमारे यहाँ बारिश होती है तो हर जगह लगभग पानी आपको
मिल जाता है। उसमें भी पानी का लेवल अलग अलग होता है। तुम विक्रम की तरफ चले जाओ, सुबह को आएगा, शाम तक कल उल कस के चल जाएगा, क्योंकि पानी के लेवल बहुत ऊपर है, तुरंत वहां पानी मिल जाता है। नहर है बगल में, सोन नदी सब है, उस कारण से लेवल बना रहता है। हमारे तरफ 2-3 दिन लग जाता है, और दूरी पर जाओगे तो और ज्यादा दिन लगेगा और ज्यादा गहराई तक जाना पड़ेगा, तो वो भी अलग अलग होता है। तो पानी जो है वो एक जगह नहीं स्टोर होता है, हर जगह स्टोर हो रहा है। यहाँ भी स्टोर है नीचे, तभी तो निकाल के पिए ही था। समझ गए? अब आगे देखिए, हमनी के देश में एगो नदी है ब्रह्मपुत्र और एक है गंगा, और ये भारत के दोनों सबसे बड़ी नदियों में गिना जाता है। और विश्व के टॉप 10 जो बड़ी नदी है, लंबी नदी, उसमें ये दोनों आता है। भारत के सबसे लंबी नदी है, और इन दोनों में अगर पूछेंगे भारत के सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। ऐसे लंबाई में ये बड़ा है, लेकिन 9th में आप लोगों को हम बताए हैं कि आधा से ज्यादा भाग भारत के बाहर है, ऊपरे आता है, ऊपर से इसे कट के तिब्बत नेपाल के ऊपर ऊपर इसे भुलाइल है। हाँ जी, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में तो बताना, ऊपर ऊपर आता है, फिर आकर अरुणाचल प्रदेश में इसे घुसता है, तब हमनी के शुरू होता है। तो इस वजह से लंबाई तो ज्यादा है, लेकिन भारत में कम है। तो भारत के सबसे लंबी नदी कौन होती है? गंगा। ऐसे ये दोनों टॉप 10 में आती है। एक नदी आपको आता है 8वें नंबर पर, और एक नदी आता है आपको 10वें, यानी ये विश्व के 8वां सबसे बड़ा नदी है, और गंगा विश्व का 10वां सबसे बड़ी नदी है। समझ गए? उसके बाद इधर में आप सब बात भूल जाइए, लेकिन इसको समझिए चाहे रटिए। आप क्या करिएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये MVVI क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ, होते रहता है। हम देखो, अब एक चीज आप बायोलॉजी में पढ़िएगा, साइंस में, तो वहां पे बदल जाएगा, ये मात्रा बढ़ेगा, 75% के जगह 70-75 कुछ ऐसे मिल सकता है। लेकिन भूगोल में आप एकदम रट जाइए, यही आंसर है। और एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा है बुआ, बार बार पूछता है कि प्राणियों के शरीर में कितना पानी होता है, तो वो कितना है? 65% पाया जाता है। और पेड़ पौधे में देखोगे तो 65 से लेकर के 99 तक। अब जैसे कमल के जो पौधा है, जलकुंभी है, उसमें खाली पानी रहता है, तो पहुंच जाएगा तुमको 90-99 तक। लेकिन अब बाकी के हमनी के तरफ जो वृक्ष है, पेड़ है, उसमें उससे कम रहता है। तो ये तो नहीं पूछता है, लेकिन इसको एकदम रट जाओ, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? 65% पानी होता है। क्लियर? कोई दिक्कत जी? तो आज आप लोगों को इतना ही था, यहीं पे इसको रोकते हैं। कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को MCQs भी करवाएंगे। ऑनलाइन वाले को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट मारिए, बढ़िया लगा तो कुछ ऐसा करिए जिससे हमको लगे कि बढ़िया लगा, कमेंट कर दीजिए कि अच्छा लगा। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं।